वेलकम बैक टू लीगल शादाब। मैं हूँ शादाब और आज हमसे स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर चैप्टर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि हमने देखा था, जो कि 2 हेड्स में मिलता है हमें। एक रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि मिलता है हमारे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में, जो हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए जानते हैं स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सेक्शन नंबर 7 और 8 जो बात करते हैं हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब मूवेबल प्रॉपर्टी किस प्रकार की होगी, किस टाइप की होगी, किसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा, ये हमें देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 में। तो अगर हम बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी इस सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए, तो क्या हम रिकवरी ऑफ मनी को मूवेबल प्रॉपर्टी मान सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए वो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब इट शुड बी असर्टेनेबल। अगर मनी की बात करें तो मनी तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी टर्म्स हो सकता है। या फिर हम कोई ग्रेन्स की बात करें कि ये इतने ग्रेन्स है तो इनकी रिकवरी करना, इसके पोजीशन की रिकवरी, तो ये तो बेकार सी बात हो जाएगी। अगर ऐसी चीज़ है कि अगर वो असर्टेनेबल है, अगर कोई कॉइन है, कोई स्पेसिफिक कॉइन है, स्पेसिफिक ही नोट है, तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब बात करें सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 जो है वो एक्सप्लेन करता है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी थी, और उसमें जो भी प्रोसीजर रहेगा वो सीपीसी में। ये सेक्शन लगभग सेक्शन 5 के जैसा सेम टू सेम सेक्शन है, जिसमें भी एक मैनर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि सीपीसी के द्वारा रहेगा। वो मैनर हम देखेंगे, उसी प्रकार से पोजीशन की रिकवरी हो पाएगी। तो ये बात वही लिखी हुई है यहाँ पे भी। देख, सेक्शन 7 एक्सप्लेन दैट व्हेन अ पर्सन वांट टू रिकवर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दे कैन फॉलो द प्रोसीजर गिवन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि दिया गया है 1908 में। वो प्रोसीजर क्या है वो भी देखेंगे हम, जो आगे हमें देखने को मिलेगा। और सेक्शन 7 जो फर्दर बात करता है कि वो कौन कौन से पर्सन उसमें सूट ला सकते हैं। कोई स्पेशल राइट का पर्सन आ सकता है, क्या कोई ट्रस्टी सूट ला सकता है, या कौन कौन पर्सन होंगे, क्या ओनर जो है वो सूट ला सकता है, वो हम सेक्शन 7 में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब सीधे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 7 पे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में वही प्रॉपर्टी आएगी जो असर्टेनेबल होगी, जो एक स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। यानी कि अगर कॉइन और नोट अगर वो स्पेसिफिक होंगे तो ही वो असर्टेनेबल होंगे, परंतु अगर वो कोई एक बल्क में हो या ऐसा हो तो वो असर्टेनेबल नहीं हो पाएंगे, तो हम उसकी रिकवरी नहीं कर पाते। तब अगर सेक्शन नंबर 7 की बात आए तो सेक्शन नंबर 7 जो बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वही बात आ गई। स्पेसिफिक का यहाँ पे वही इंटरप्रिटेशन होगा जैसे कि मैंने सेक्शन नंबर 5 में बताया था कि इट शुड बी असर्टेनेबल, मतलब समझ में आना चाहिए कि ये यही प्रॉपर्टी है। अब सेम वही बात वैसे ही इसमें बताई गई कि अ पर्सन इंटाइटल टू पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इन इट्स मैनर प्रोवाइडेड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। जो भी मैनर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है। जिसका मैनर हमें जो मैनर मिलेगा वो बताएगा सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 21 रूल 31, जो कि बात करता है एग्जीक्यूशन की, जो कि डिग्री हो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की। और अगर बात आती है कि प्रॉपर्टी अगर ऐसी है कि वो अगर उसका पोजीशन नहीं मिले तो उसके एज अ अल्टरनेटिव कहीं पे जहाँ पे हमें डिग्री के कंटेंट मेंशन करना पड़ते हैं, जो कि हमारा बात करता है ऑर्डर 20 रूल नंबर 10। इसमें हमें ये भी साथ में लिखना पड़ेगा कि एज अ अल्टरनेटिव कितना कंपनसेशन उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलना चाहिए, वो भी लिखना पड़ता है इसकी डिग्री में। मतलब न्यायालय जब पास करेगा एज अ अल्टरनेटिव जो भी मनी कंपनसेशन ऑप्शनल जो भी पेबल होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखेगा। अब इसके 2 एक्सप्लेनेशन भी है। ये तो सीधी सी बात हो गई कि कैसे रिकवर करेगा, कौन से मैनर में करेगा, वो सीधा सीपीसी में दिया है, तो वही मैनर में करना पड़ेगा। पर्सन इंटाइटल, पहले तो बात हो गई कौन कौन इसमें सूट ला सकता है, तो उसका जवाब तो हमको सीधा सा दे देता है इसकी बेरेट की पहली लाइन की इंटाइटल पर्सन। तो पहला जो पर्सन है वो इंटाइटल पर्सन इस सेक्शन में सूट ला सकता है। तो इंटाइटल पर्सन तो हमारे पास इसके 2 फर्दर एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं, लेट्स सी।
A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest which the person for whom he is a trustee is entitled. अगर कोई ट्रस्टी है और वो कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है कोई सी प्रॉपर्टी में ट्रस्ट की, तो वो भी सूट ला सकता है. तो हमारे पास सेकंड पर्सन कौन मिल गया जो कि इस सेक्शन में सूट ला सकता है, दैट इज ट्रस्टी. अ ट्रस्टी कैन ब्रिंग अ सूट अंडर दिस सेक्शन. फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन 2 भी बताता है. अ पर्सन हैविंग सेपरेट स्पेशल और टेम्पररी राइट प्रेजेंट to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section. मतलब जो पर्सन अगर उसके पास कोई स्पेशल या टेम्पररी राइट है तो वो भी इस सेक्शन में सूट ला सकता है. अब बात आती है ऐसे पर्सन कौन होते हैं जिनके पास स्पेशल और टेम्पररी राइट होता है. तो इसके एग्जांपल हमें मिलेंगे, जैसे अगर कोई बेलमेंट हुआ है तो बेली कैन बी पर्सन, बेली और बेलर, वो उनके पास एक स्पेशल राइट हो सकता है. प्लेज हुआ है तो पॉनी कैन बी अ पर्सन हु इज हैविंग अ स्पेशल और टेम्पररी राइट. और कौन हो सकते हैं, बायर ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. और एक और हो सकता है जो कि है फाइंडर ऑफ गुड्स. अगर फाइंडर ऑफ गुड्स में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन रहता है किसी के पास तो वो भी सूट ला सकता है अंडर दिस सेक्शन. तो सीधी सी बात है, ये सेक्शन को हमने तोड़ दिया है. यहीं पे हमें मिलता है या पर्सन इंटाइटल टू एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो पर्सन अपने जो भी मैनर सीपीसी में दिया है उस मैनर में सूट ला सकता है. और इसके साथ साथ कौन कौन पर्सन सूट ला सकते हैं वो हमारा एक्सप्लेनेशन बात करता है. जो ट्रस्टी जो कि एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में, वो ला सकता है. कोई पर्सन जिसके पास स्पेशल और टेम्पररी राइट है तो वो भी ला सकता है अंडर दिस सेक्शन सूट. ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू ब्रिंग अ सूट अंडर दिस सेक्शन. चलिए अब आगे देख लेते हैं इस सेक्शन के बारे में. जैसे कि मैंने बताया कि अब स्पेशल और टेम्पररी राइट में जो पर्सन आएगा वो पर्सन कौन होगा, तो वो पर्सन कैन बी ओनर ऑफ गुड्स, जो कि हमने पहली लाइन में देख लिया था कि इंटाइटल पर्सन है वो ला सकता है. जैसे बेलमेंट के अंडर बेली वगैरह ला सकते हैं, प्लेज में ला सकता है, पॉनी ला सकता है. अगर कोई नॉट बाय द एक्ट ऑफ एनर, कोई फाइंडर ऑफ गुड्स अगर लॉस हो जाते हैं गुड्स तो उसमें ला सकता है. फाइंडर ऑफ गुड्स का एक अलग सेक्शन ही मिलता है हमें कोई से एक्ट में. अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. तो फाइंडर ऑफ गुड्स वैसे मैं बता ही देता हूँ, जो कि है सेक्शन नंबर 72. एज अ बेली उसको होल्ड करके रखना पड़ती है अगर कोई फाइंडर ऑफ गुड्स को कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो. अब जैसे कि मैंने अभी और पहले बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी इस सेक्शन के लिए हम किस प्रॉपर्टी को मानेंगे, तो मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिक. इट मीन्स इट शुड बी असर्टेनेबल. जैसे कि आगे लिखा है, इट इज केपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन एंड आइडेंटिफाइड. मूवेबल प्रॉपर्टी जो होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए, असर्टेनेबल होना चाहिए और आइडेंटिफाइड होना चाहिए. द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट ऑल्सो विदाउट एनी अल्टरेशन, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए. Thus, this section therefore has no application of relief sought for recovery of money. अगर रिकवरी ऑफ मनी है तो मनी को कैसे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इट शुड बी असर्टेनेबल. तो मनी रिकवरी ऑफ मनी के लिए इस सेक्शन में वो सूट नहीं आ सकता अनलेस, मार्क माई वर्ड, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द डिलीवरी ऑफ पर्टिकुलर कॉइन. जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉइन और नोट जिसका नंबर वगैरह स्पेसिफाइड हो, जिसको असर्टेन आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, तो वो भी उसे इस सेक्शन के लिए उसे मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा और सूट उसके लिए लाया जा सकता है. वेयर द रिलीफ इज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ ग्रेन. अगर कोई ग्रेन की क्वांटिटी से रिलेटेड क्लेम है तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा अनलेस अगर वो ग्रेन भी अगर केपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन है तो वो भी डिस्टिंग्विश हो सकते हैं. अगर बहुत सारे बोरो, बहुत सारे सेक्स, जो भी सेक्स होते हैं उसके ग्रेन्स के, उससे आइडेंटिफाइड हो सकते हैं, तो उसके लिए भी सूट लाया जा सकता है. तो ये हो गया हमारा जनरल डिस्कशन. सेक्शन नंबर 7 यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता है. अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 5 में भी उसे तोड़ मरोड़ कर उसके एसेंशियल्स फॉर्म में उसे लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम इसके एसेंशियल देख लेते हैं. अब इसके एसेंशियल कुछ इस प्रकार रहेंगे. जैसे कि मैंने बात करी थी कि अगर ये चैप्टर में किसी को भी रिलीफ चाहिए तो वो पर्सन पहले तो डिस्पोजेस होना चाहिए. कहाँ से? उसकी प्रॉपर्टी से. इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मूवेबल, मतलब वो पर्सन का पोजीशन नहीं होना चाहिए उस मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. तो हियर जो हमारा फर्स्ट एसेंशियल हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट पर्सन मस्ट बी डिस्पोजेस्ड फ्रॉम हिज स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी.
वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, वेयर 7 और सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में हमें मिलेगी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जैसे कि हमने सेक्शन में ही देखा कि कौन कौन पर्सन सूट ला सकते हैं, तो सच पर्सन कैन बी, पहला तो ओनर दैट इज इंटाइटल पर्सन, द ट्रस्टी हु होल्ड्स अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, देन थर्ड वन अ पर्सन हैविंग अ स्पेशल और टेम्पररी राइट लाइक इन द केस ऑफ बेलमेंट, प्लेज, बेली और पॉनी और एनी फाइंडर ऑफ गुड्स कैन ब्रिंग द सूट अंडर दिस सेक्शन। तो वही चीज़ लिखी है। देन सच पर्सन कैन बी, जो कि सूट ला सकते हैं, हु मे इंस्टीट्यूट द सूट, पहला इंटाइटल पर्सन, ट्रस्टी हु होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, एनी पर्सन हैविंग टेम्पररी एंड स्पेशल राइट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी। वो पर्सन किस मैनर में अपना पोजीशन रिकवर कर सकते हैं, वो मैनर है सीपीसी में जो भी मिलेगा, जैसे कि ये है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्डर 20 रूल 10 जो कि बात करता है डिस्क्रिप्शन एज टू डिक्री, जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे डिक्री में, तो इसमें क्या होगा, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी की है तो अगर वो फाइंड नहीं की जा सकती तो एज एन अल्टरनेटिव उसमें एक मॉनिटरी कंपनसेशन भी लिखा जाएगा कि अगर वो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो वहाँ पे ये एज अल्टरनेटिव जो भी मनी कंपनसेशन होगा वो भी लिखा जाएगा। अब बात आती है आगे क्या होगा, आगे इसका एग्जीक्यूशन होगा। अब डिक्री आ गई तो डिक्री का एग्जीक्यूशन होना तो ज़रूरी है, तो डिक्री का एग्जीक्यूशन कुछ इस प्रकार होगा जो कि ऑर्डर 21 रूल 31 में दिया है। जो भी मैनर प्रोवाइड किया गया है इस ऑर्डर में, उसके द्वारा इसका एग्जीक्यूशन होगा। अब बात आती है कि क्या इस सेक्शन में जो भी रिलीफ है वो ओनर के अगेंस्ट आ सकता है, तो इसका आंसर हाँ, इसमें ओनर के अगेंस्ट भी सूट आ सकता है। अब वो कैसे आएगा, अगर कोई पर्सन जैसे कि इसमें बेलमेंट वगैरह ओनर ने बेलमेंट कर दिया है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन जो भी अगर बेली है उसने स्पेसिफिक पर्पस तो फुलफिल कर दिया, लेकिन ओनर उसको पैसे ही नहीं दे रहा है, ओनर अपना रिपेमेंट ही नहीं करेगा, तो ओनर के अगेंस्ट भी वो सूट ला सकता है। तो द सूट इन अंडर दिस सेक्शन इज कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द ओनर ऑल्सो। तो ये बात हो गई सेक्शन नंबर 7 की। तो सेक्शन नंबर 7 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 7 बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें वो बताता है कि अ पर्सन इंटाइटल टू स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी ही में रिकवर हिज पोजीशन इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि मैनर हमें मिलेगा ऑर्डर 20 रूल 10 में, जो कि डिक्री की बात करता है। जो डिक्री में स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की जो भी डिक्री होगी उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे वो हो जाएंगे। ऑर्डर 21 रूल 31 जो इसके एग्जीक्यूशन की बात करता है, तो उस मैनर में उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन पर्सन इसमें सूट ला सकता है, तो उसमें हमें मिलेंगे एक तो पहले इंटाइटल पर्सन दैट इज द ओनर, सेकेंड वन इज द पर्सन हैविंग टेम्पररी और स्पेशल राइट, थर्ड वन इज द पर्सन हु मतलब द ट्रस्टी हु होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द जो भी प्रॉपर्टी वो डिस्प्यूट में हो, तो वो भी सूट ला सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ केस लॉज है सेक्शन 7 के रिलेटेड, तो वो याद रखिएगा, अपने मेंस आंसर में ज़रूर लिखिएगा, जो कि बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1999, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस आंध्रा बैंक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज 2006। इसके फैक्ट्स हम कभी डिस्कस करेंगे। अब बात आती है सेक्शन नंबर 8 की। सेक्शन नंबर 8 भी लगभग ये भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन है, जो बात करता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज अ ओनर टू डिलीवर द पर्सन इंटाइटल टू द इमीडिएट इफेक्ट। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में जो कि उसका ओनर नहीं है, तो उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन इमीडिएटली डिलीवर करे किसको, जो पर्सन उसका इंटाइटल पर्सन है। तो चलिए बेल सेक्शन को रीड कर लेते हैं, फिर हम इसे और अच्छे से समझेंगे। एनी पर्सन हैविंग अ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू विच ही इज नॉट इंटाइटल्ड एज अ ओनर, मतलब वो पर्सन एज अ ओनर इंटाइटल्ड नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सन वो प्रॉपर्टी के पोजीशन में वो एज अ ओनर नहीं होना चाहिए, मतलब वो ओनर नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। ही में बी कंपेल्ड, तो ऐसे पर्सन को कंपेल्ड कर किया जा सकता है बाय द कोर्ट, लीगली कंपेल किया जाएगा, ना कि कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करके किया जाएगा। टू डिलीवर द पोजीशन टू द पर्सन इंटाइटल टू द इमीडिएट पोजीशन, मतलब कौन पर्सन हो सकता है जो इमीडिएट पर्सन के लिए इंटाइटल हो सकता है, वैसा पर्सन कौन होगा, ऐसा पर्सन होगा ओनर, हु इज अ इंटाइटल पर्सन एंड ही इज इंटाइटल टू डिलीवर टू गेट द इमीडिएट पोजीशन ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी। सब ऐसा पोजीशन किन किन केस में डिलीवर किया जाएगा,
वो केस हमें मिलेंगे यहीं बैरेक्ट में दिए गए। पहला है कि ए, सेक्शन 8 का क्लॉज ए, जो कि बताता है व्हेन द थिंग क्लेम इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज अ ट्रस्टी और एजेंट ऑफ द प्लेंटिफ। मतलब जब डिफेंडेंट जिसके पास वो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वही उस प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्टी और एजेंट ऑफ द प्लेंटिफ होल्ड करता है, तो ऐसे केस में जो पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन है वो अपना एक्शन ब्रॉड कर सकता है और अपने मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी ऑफ पोजीशन कर सकता है। अब बात की है इसका एग्जांपल देखा जाए, अगर ए जो कि प्लेंटिफ है वही ओनर है उसका गुड्स का और वही उसी को बी के पास रख देता है एज अ ट्रस्टी और एजेंट उस प्रॉपर्टी को, तो ए सूट ला सकता है अंडर दिस सेक्शन और अपना पोजीशन रिकवर कर सकता है बी से कि मेरी प्रॉपर्टी का मुझे इमीडिएट पोजीशन दिलाया जाए। कोर्ट में वो प्रे करेगा और कोर्ट उसको रिलीफ दिलाएगा अगर वो सेटिस्फाइड कर देता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग्स। सो ऐसे केसेस में उसको मिल जाएगी डिक्री ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसको इमीडिएट पोजीशन में लाया जाएगा। सेकेंड केस आता है इसका, व्हेन द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ। मतलब जो कंपनसेशन इन मनी है तो वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केसेस में उसको वही मूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर की जाएगी। हम ऐसे केस में कब हो सकता है ऐसा केस जहाँ पे कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसे केस हो सकते हैं अगर वो कोई प्रॉपर्टी अपने कोई सेंटीमेंट से जुड़ी हो। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर सेंटीमेंट से जुड़ी हो तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए मनी एडिक्वेट रिलीफ कैसे होगा? अगर कोई समझ लो अगर किसी के दादा की कोई आखिरी निशानी थी, वो उसे एक बच्चे को अपने पोते को एक रिंग दे के गए थे जो कि थी गोल्ड की, अब वो गोल्ड ही चली गई है किसी पर्सन के पास, वो उसने होल्ड करके रखी है एज अ कोई भी इलीगली उससे रिकवर नहीं हो, मतलब उसके पोजीशन में, और ओनर दूसरा है, ओनर उसका पोता है और किसी पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखी है, तो ऐसे केसेस में मनी तो एडिक्वेट रिलीफ हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको तो उसके वही दादा की रिंग चाहिए। तो ऐसे केसेस में भी जो पर्सन है जो कि इंटाइटल्ड है उस इमीडिएट पोजीशन के, तो उसको पोजीशन ही दिलाया जाएगा, ना कि कोई मॉनेटरी और पेक्यूनरी कंपनसेशन। सो ये बात आती है, हो गया हमारा सेक्शन जो कि सब क्लॉज बी है, व्हेन द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट बी एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम। थर्ड बात भी लगभग वही बात करता है, व्हेन इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल डैमेज कॉस्ट फ्रॉम द लॉस। जब ऐसी चीज़ें डिफिकल्ट होती है कि एक्चुअल डैमेज कॉस्ट कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता, यहाँ पे भी सेम हम एग्जांपल ले सकते हैं, सेंटीमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी पुरानी ज़रूरी चीज़ हो तो ऐसी चीज़ में हम एक्चुअल डैमेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में भी हमें वही मूवेबल प्रॉपर्टी के ही पोजीशन दिलाया जाएगा, ना कि कोई एक्चुअल डैमेज, और क्योंकि हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो कैसे दिलाया जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो कि है सेम टू सेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा, मतलब एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मतलब अगर उस पर्सन को उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वही प्रॉपर्टी ला के दी जाएगी, ना कि कोई पेक्यूनरी और मॉनेटरी कंपनसेशन, क्योंकि वो एक एडिक्वेट रिलीफ हो ही नहीं सकता उस पर्सन के लिए। When the possession of the thing claim is wrongly transferred, अब कोई गलती से प्लेंटिफ ने उसे ट्रांसफ़र कर दिया है, मतलब किसी और से डीलिंग हुई थी और किसी और के पास चली गई, होता है ऐसा बिजनेस डीलिंग में बहुत सारी चीज़ें मिसचिफ हो जाती है, कोई सी गलती हो जाती है, उसी कारण से कोई भी पर्सन को रॉन्गली ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो ऐसी चीज़ों में अगर वो रॉन्गली ट्रांसफ़र हो गई है तो उसके इमीडिएट पोजीशन को कौन इंटाइटल करता है? उसका इमीडिएट पर्सन जो कि इंटाइटल पर्सन है ओनर, तो उसको पोजीशन में लाना पड़ेगा, इमीडिएट पोजीशन दिलाया जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उस ओनर को। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए गए, तो अनलेस एंड अनटिल एनी कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, मतलब कोर्ट लाएगा, कोर्ट शेल प्रिजम्पशन लगाएगा, जैसे कि हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, जो कि अभी हमारा नया लॉ आ चुका है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 2023 का लॉ है, उसमें भी डिफाइन करा है कि शेल प्रिजम्पशन क्या होता है, जिसके सेक्शन नंबर 2 में सारी डेफिनेशन मिलेगी, और 2L आई थिंक 2L में ही मिलेगा, 2L में हमें मिलेगा शेल प्रिज्यूम। तो उसमें शेल प्रिज्यूम डिफाइन किया गया है, शेल प्रिज्यूम मीन्स द रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, मतलब कोई अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट की कोई चीज़ों का एग्जिस्टेंस है और उसको एक प्रूडेंट मेन भी मान रहा है, तो कोर्ट उसका एग्जिस्टेंस
प्रिज्यूम करके चलेगी, तो वो होता है शेल प्रिज्यूम। और जब तक उसका अंटिल इट इज डिस्प्यूट बाय द अदर पार्टी, कोर्ट उस चीज़ को मान के चलेगी। तो जो कि क्लॉज बी और क्लॉज सी है, अगर जब तक ये डिस्प्रूव नहीं हो जाते तो इसमें कोर्ट शेल प्रिजम्पशन लेके चलेगी। मतलब जो कि हमने पढ़ा था, क्लॉज बी क्या है, कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट बी एडिक्वेट रिलीफ, एंड थर्ड वन इज इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल डैमेजेस कॉज्ड। तो ऐसे केस में कोर्ट तो ये मान के चलेगी, हाँ भाई उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ है ही नहीं, कि कंपनसेशन इन मनी कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, जो भी एक्चुअल डैमेज है वो कैलकुलेट हो ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में ये कोर्ट मान के चलेगी। वही बात हो गई जो कि क्लॉज बी और क्लॉज सी में लिखा है। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 8। अब इसके एसेंशियल देख लेते हैं। जैसे हमारी आदत है एसेंशियल बनाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे एसेंशियल हमारे इस प्रकार से होंगे, जैसे कि इन ऑर्डर टू दैट सेक्शन 8 में कम इनटू फोर्स इन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट मस्ट एग्जिस्ट। सेक्शन 8 के लिए ये फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमने सेक्शन में देखा वही हमें एसेंशियल में भी मिलेगा। तो वो क्या है, द डिफेंडेंट हैज़ अ पोजीशन ऑफ द एक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम, एक्चुअल आर्टिकल और प्रॉपर्टी क्लेम। तो वो जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास होना चाहिए, डिफेंडेंट के पास होना चाहिए, तभी तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लाएंगे और तभी हमें रिलीफ भी मिलेगा। अब बात ये सेक्शन जो कि एप्लीकेबल होता है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे, तो ये वो जो आर्टिकल है इट शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो तभी इस सेक्शन का रिलीफ मिलेगा। तो डिफेंडेंट जो होता है वो एज अ ओनर नहीं होल्ड करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ओनर होगा तो उससे कौन ही प्रॉपर्टी का पोजीशन दिलाएगा। तो अगर वो प्रॉपर्टी के पोजीशन में नॉट एज अ ओनर, तो जो भी ओनर है वो कंपेल कर सकता है उसको कि उसे इमीडिएट पोजीशन में डाला जाए। सो जो प्लेंटिफ होगा हु इज इंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन, तो ओनर इज इंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। अगर वो सामने वाला पर्सन जो कि डिफेंडेंट है वो ना तो ओनर है, एक तो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख रहा है, साथ ही में उसके पोजेशन को भी क्लेम करके रखा है, तो भाई ओनर को तो पोजेशन दिलाया जाएगा अगर ये चीज़ें फुलफिल होती है। कब, कौन कौन सी कंडीशन में, जो कि हमने अभी A to D में पढ़ी। पहला तो वे कि अगर जो डिफेंडेंट है वह प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है एज अ trustee or agent of the plaintiff. Second one, that is compensation in money would not afford a adequate relief. Third one is the actual damage जो भी caused हुए वो calculate करना impossible है. Fourth one, when the property is wrongly transferred to the defendant by the plaintiff. तो इन केसेस में जो है वो पर्सन को इमीडिएट पोजीशन में लाया जाएगा, जो कि हमारा बात करता है सेक्शन नंबर 8। अब वो कंडीशन भी हमने देख ली है। ये जो कंडीशन है वो अभी हमने सेक्शन में देखी थी, वही कंडीशन है। व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। सेकंड वन इज दैट द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द एडिक्वेट रिलीफ when it is difficult to ascertain the actual damages caused. Third one is that the property has been wrongly transferred by the plaintiff. Fourth one, so ये हो गया। अब बात आती है कुछ केस लॉस की, तो इसमें केस लॉस भी मिलेंगे हमें, जल्दू, वेंकटा सुब्बा राव, स्टीम नेविगेशन, ये कुछ केस लॉस है इसमें। अब बात आती है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो रहेगा 3 ईयर्स। लिमिटेशन पीरियड विल बी 3 ईयर। अब ये कौन सा आर्टिकल में मिलता है हमें, ये हमें मिलेगा लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल 2 में, जो कि आर्टिकल हमारा बात करता है आर्टिकल नंबर 91B। सो आर्टिकल 91B के अकॉर्डिंग जो इस मूवेबल प्रॉपर्टी का रिलीफ चाहिए सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 में, तो वो मिलेगा हमें 3 ईयर्स का, जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 91 के क्लॉज बी में। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 7 और सेक्शन नंबर 8। अब बात आती है कुछ इसके बीच में डिफरेंस भी हो सकते हैं, तो वो डिफरेंस देख लेते हैं अपन। वो डिफरेंस कुछ इस प्रकार है कि जो सेक्शन 7 है वो एक जनरल रेमेडी है, जिसमें सारा प्रोसीजर फॉलो होगा CPC का, और वेयर एज सेक्शन नंबर 8 में एक स्पेशल रेमेडी है। और जो यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 में क्लेम की जाती है वो प्रॉपर्टी क्लेम किस बेसिस पे की जाती है, पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल हो गया, यहाँ पे मूवेबल आएगा। बाकी सेक्शन नंबर 8 में जो क्लेम की जाती है वो डिलीवरी की जाती है, ना कि पोजीशन।
क्योंकि वहाँ पे तो डिस्पोजेस कर दिया था, यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिलीवरी होगी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो भी पर्सन उसके इंटाइटल पर्सन होगा। और यहाँ पे बात याद रखिएगा, सेक्शन 7 में सूट इज मेंटेनेबल अगेंस्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे ओनर के अगेंस्ट भी सूट लाया जा सकता है। Whereas in section number 8, owner is an entitled person and suit can't be maintainable. Suit is not maintainable against the owner. मतलब यहाँ पर ओनर के अगेंस्ट सूट नहीं लाया जा सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और थोड़े बहुत आगे बढ़ाना हो उसमें और डिफरेंस, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, लिमिटेशन पीरियड तो एक्चुअली सेम ही होता है, तो इतना कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, तो बाकी ये ला सकते हैं अपन। बस ये कुछ डिफरेंस है इसमें। बाकी अब बात आती है सेक्शन नंबर 9 की। सेक्शन नंबर 9 से हमारा एक अलग चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, तो इसे भी हम आज देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 9 बताता है डिफेंसेस इन रिस्पेक्ट टू सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात करता है एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर इस एक्ट के द्वारा कुछ प्रोवाइडेड है उसे छोड़कर, इस एक्ट में प्रोवाइडेड के अलावा छोड़कर, एनी रिलीफ क्लेम अंडर दिस चैप्टर इन रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, the person against whom the relief is claimed may plead by the way of defense any ground which is available to him under any law relating to contract। मतलब अगर कोई भी रिलीफ इस चैप्टर के अगेंस्ट अंडर लिया गया है, मतलब जो चैप्टर 2 जो कि बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई रिलीफ किसी पर्सन ने क्लेम कर लिया है, तो वो पर्सन जिसके अगेंस्ट वो रिलीफ क्लेम हो चुका है, तो उसको भी तो कुछ अपना डिफेंस प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा कोर्ट में। तो वो क्या क्या डिफेंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो ये सेक्शन थोड़ा उसको ब्रॉडर वे में बता देता है। तो वो पर्सन क्या क्या प्लीड कर सकता है, ही कैन प्लीड एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस, मतलब जो भी उसको अवेलेबल हो लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे है वो तो करेगा ही। जैसे अगर इस एक्ट में भी कुछ रिलीफ दिए गए जो कि हमें मिलते हैं सेक्शन 12 में, जैसे सेक्शन 12 पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, तो उसमें भी कुछ रिलीफ से वो भी प्लीड कर सकता है। सेक्शन नंबर 14 में दिए, 14 में जो कि कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, अगर उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो भी रिलीफ क्लेम कर सकता है, वो भी ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस ला सकता है द कोर्ट में। फिर बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ रिलीफ्स है, तो अगर वो रिलीफ लाना चाहे तो वो रिलीफ तो वो बहुत ही बेहतर रिलीफ हो सकते हैं, जैसे कि इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। अगर पार्टी इनकैपेसिटी है, मतलब वही इनकम्पिटेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्स कैसे हो सकता है, उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कैसे करा जा सकता है। तो अगर पार्टी इनकम्पिटेंट है तो वो प्लीड कर सकता है। फ्री कंसेंट, जो कि सेक्शन नंबर 14-15 से लेके हमें जो मिलती है फ्री कंसेंट के बारे में, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्री कंसेंट ही नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉज हुआ है, तो वो प्रूव करके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है। तो ऐसे केसेस में भी जो भी डिफेंस अवेलेबल हो लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो उसे प्लीड कर सकता है। तो ये हो गए डिफेंसेस की बात। तो डिफेंसेस का सेक्शन सीधी सी बात करता है, अगर जो भी पर्सन ने अगर रिलीफ किया है इस चैप्टर में, जिस पर्सन के अगेंस्ट क्लेम किया है, तो वो पर्सन वो प्लीड कर सकता है अपने डिफेंसेस जो भी उसको अवेलेबल हो अंडर दिस एक्ट एज वेल एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सारे लॉज के डिफेंस ले सकता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया, सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 16 अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसको भी हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, जो कि बात करते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फोर्सेबल नहीं होगा। कुछ पर्सनल बार्स के बारे में बात करता है, कुछ पार्ट परफॉर्मेंस, कुछ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस में भी कुछ डिफेंसेस मिलेंगे। तो ये हो गए वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जैसे कि हमने देख लिया इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, और अगला भी देखा था जैसे फ्री कंसेंट वगैरह। तो ऐसे केसेस में वो रिकवर कर सकता है अपना पोजीशन वगैरह भी और डिफेंस ले सकता है इस सेक्शन 9 के थ्रू। तो आज हमने देखे सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो बात करता है डिफेंसेस की, सेक्शन 8 बात करता है लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एज owner in possession, he may be compelled to deliver his possession to the person entitled to the immediate possession। और जिसमें हमने कुछ केसेस देखे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। फिर हमने सेक्शन 7 देखा जो कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में था, वो भी हमने अच्छे से समझा और अच्छे से सॉल्व किया। तो यही थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी।
So do like, follow and subscribe my channel. Thank you and have a nice day. Thank you so much.